स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने भारतीय न्याय संहिता 2023 के इंट्रोडक्शन पार्ट को समझा था, जिसमें हमने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को देखा था और साथ ही साथ हमने सेक्शन 1 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के जुडिक्शन पर हमने बात की थी। और आज की क्लास में हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के डेफिनेशन सेक्शन यानी कि सेक्शन 2 को कवर करेंगे, जिसमें हम भारतीय न्याय संहिता में उपयोग होने वाले शब्दों के परिभाषा को जानेंगे। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यदि आप हमारे साथ में तीनों नए क्रिमिनल लॉज को पढ़ना चाहते हैं लाइव क्लास में, तो ये क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेंगी। इसके लिए कोई भी फीस आपको नहीं देना है। इसके लिए सिर्फ करना इतना है, आपको ये जो स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है आपको उसको स्कैन कर लेना है या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और ये रजिस्ट्रेशन भी आपका बिल्कुल फ्री रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और आपको जो भी क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ में शेयर की जाएगी। इसके अलावा आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिनके हैंडल्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। भारतीय न्याय संहिता में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनकी परिभाषाओं को हम सेक्शन 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखिए, जो परिभाषा खंड होता है किसी भी कानून का, आप चाहे कोई भी एक्ट पढ़ रहे हो, उसमें जो परिभाषाएं होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और उन परिभाषाओं को जाने बिना और पढ़े बिना किसी भी अधिनियम को पढ़ना और उसके प्रावधानों को समझना कठिन होता है। यदि हम किसी एक्ट के प्रावधानों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उस एक्ट में प्रयोग किए गए शब्दों को पहले समझना होगा कि उनके जो अर्थ हैं वो किस संदर्भ में इस एक्ट के अंतर्गत प्रयोग किए गए हैं। तभी हम उस एक्ट के उन उद्देश्यों को समझ सकते हैं जिस उद्देश्य से विधायिका ने या हमारी पार्लियामेंट ने उस लॉ को बनाया है। ठीक है, तो जो परिभाषा खंड होता है वो हर एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भारतीय न्याय संहिता की जो परिभाषा है वो सेक्शन 2 के अंतर्गत दी गई हैं। पहले जो आईपीसी थी उसमें सेक्शन वाइज परिभाषा दी गई थी। आईपीसी में जब हम पढ़ते थे तो वहां पे सेक्शन 7 के बाद जो है जनरल स्पष्टीकरण के चैप्टर में ही सेक्शन 7 के बाद 8 से जो है कुछ परिभाषाएं स्टार्ट होती थी। 8 9 10 इस तरीके से परिभाषाएं होती थी अलग अलग सेक्शन में। लेकिन इसमें क्या है, सेक्शन 2 के अंदर ही सब सेक्शन में डिवाइड किया गया है और इसके अंदर जो है हम 39 डेफिनेशंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस लाइन से। इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इस वर्ड का ये मतलब है, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, इसका ये मतलब है कि यदि इस संहिता में जो शब्दों को हमने इस डेफिनेशन के अंतर्गत आप पढ़ोगे, उनके जो अर्थ दिए गए हैं उनको उन्हीं अर्थ में लेना है, उन्हीं अर्थ के अनुसार उनको समझना है। जब तक कि जिस संदर्भ में उनका प्रयोग किया गया है उससे अन्यथा उसकी जरूरत ना हो, तब तक हमें उन्हीं अर्थ के रूप में समझना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये जो एक्ट की डेफिनेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसेक्शन 1 के अंतर्गत, जब तक कि कार्य के को अदरवाइज और उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ना हो तब तक हम इसी संदर्भ में लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है हमारी, और सेक्शन 2 के अंतर्गत जो है हमने अभी देखा टोटल 39 डेफिनेशन इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और जो इसमें डेफिनेशन की गई हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में की गई हैं, यानी कि ABCD के क्रम में की गई हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो ए से स्टार्ट होता है, इसीलिए हमारी सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, एक्ट की है। एक्ट यानी कि कार्य की, कार्य की सबसे पहली डेफिनेशन है, तो हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, कार्य में कार्यों की एक आवली उसी प्रकार से द्योतक है जिस प्रकार से एक कार्य है। तो इसमें देखिए, एक्ट ये कह रहा है कि यदि एक कार्य, तो हम समझते हैं कि माना किसी ने किसी में थप्पड़ मार दिया, तो ये तो एक एक्ट हो गया। अब ये बोल रहा है कि यदि सीरीज ऑफ एक्ट है, यदि एक से ज्यादा कार्य हुए हैं एक ही क्रम में, तो उसको क्या मानेंगे। तो बोलता है कि एक से ज्यादा कार्य यदि एक ही क्रम में हुए हैं, एक सीरीज में हुए हैं, तो उन्हें भी क्या है, जिस प्रकार एक कार्य को मानते हैं उनको उन सभी एक्ट को जो सीरीज ऑफ एक्ट हुए हैं एक एक्ट में शामिल मानेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि संहिता में जहां पे भी कार्य शब्द का उपयोग किया गया है, केवल एक कार्य को शामिल नहीं करता बल्कि सीरीज ऑफ एक्ट को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, ये इतनी सी बात बोलता है। दूसरी जो डेफिनेशन है एनिमल की है, सबसेक्शन 2 के अंदर जो है, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत है आपकी जीव जंतु।
यानी कि एनिमल की डेफिनेशन की गई है। तो मानव से भिन्न कोई भी जीवित प्राणी, मानव से भिन्न कोई भी जीवित प्राणी इस अभिप्रेत है। तो एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग्स। तो देखो, हम इंसान हैं यानी कि मानव हैं, हमारे अलावा, ह्यूमंस के अलावा इस पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं, यानी कि जीवित प्राणी से मतलब है जिनमें जान है, जो जिंदा हैं, ठीक है, जिनमें जीवन है, तो वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे टाइगर है, डॉग है, काऊ, जैसे बहुत सारे जो भी जितने भी जीवित प्राणी इसमें हैं, लिविंग क्रिएचर, वो सब इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, सब सेक्शन 2 में जीव जंतु की परिभाषा क्लियर है। तीसरी और इंपॉर्टेंट परिभाषा है, क्योंकि ये जो परिभाषा थी, जो पहले हमारा आईपीसी था, उसके अंतर्गत ये जो परिभाषा थी ये नहीं थी। तो यहाँ पे शिशु से 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है। ठीक है, इसमें समझाने की कोई बात ही नहीं है कि यदि कोई भी पर्सन है जिसकी आयु 18 से कम है, तो वो व्यक्ति, उसको क्या माना जाएगा, चाइल्ड माना जाएगा। तो इसे प्री के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, किसे हम चाइल्ड मानेंगे, जिसकी 18 से कम आयु है। और ये कम आयु को बड़ा ध्यान रखना है आपको, 18 वर्ष की आयु भी लिखा होगा ना, तो नहीं मानना है। 18 यदि करेक्ट 18 हो गया तो फिर वो चाइल्ड की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अगली डेफिनेशन है, और इंपॉर्टेंट भी है, हमारे प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, जो सबसेक्शन 4 में की गई है, वो है हमारी कूटकरण यानी कि काउंटरफीट की डेफिनेशन है। देखिए, काउंटरफीट होता क्या है, इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं फिर इसको समझेंगे। देखिए, कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरे चीज के सदृश इस आशय से करता है, ध्यान रखना यहाँ पे, इस इंटेंशन से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे। क्या करे, प्रवंचना करे। या ये संभाव्य जानते हुए करता है कि तद्वारा प्रवंचना की जाएगी, तो वह क्या करता है, कूटकरण करता है, ये कहा जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन ये कह रही है सरल भाषा में कि यदि कोई भी व्यक्ति यदि एक चीज को दूसरे चीज के सदृश इस इंटेंशन के साथ में करता है कि वो उस सदृश से दूसरे व्यक्ति के साथ में प्रवंचना करे, या ये संभव जानता है कि उसके द्वारा अन्य के साथ में प्रवंचना की जाएगी, तो वह कूटकरण करता है, ये कहा जाएगा। ठीक है, इसको अपन समझते हैं पहले। देखिए, इसके कूटकरण के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली है कि एक चीज को दूसरे चीज के क्या है, सदृश्य किया गया हो। यहाँ पे देखिए, सदृश्य से मतलब ये है कि एक चीज को, सदृश्य का मतलब है समान बनाना या एक जैसा, या कॉपी भी बोल सकते हैं जिसको अपन। ठीक है, तो सदृश्य का मतलब हो गया एक चीज को दूसरे चीज के समान बना देना, या एक चीज से दूसरी चीज की कॉपी करना। ठीक है, और इस सदृश्य को क्यों बनाया आपने, दूसरी चीज जो आपने सदृश्य की है, वो इसलिए की है, इस इंटेंशन के साथ में की है कि प्रवंचना करने के आशय से आपने किया है। यहाँ पे प्रवंचना का मतलब है धोखा या छल। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पे डिसेप्शन वर्ड यूज हुआ है प्रवंचना के लिए। तो इसका मतलब होता है कि सदृश्य आपने किया है एक चीज को दूसरी चीज के, उसको सदृश्य करना यानी कि उसको कॉपी करना, आपका क्या था, इंटेंशन था कि उस कॉपी के द्वारा आप किसी के साथ में छल करेंगे, धोखा देंगे, प्रवंचना करेंगे। ठीक है, और यदि आपका इंटेंशन नहीं था तो आप ये संभवतः जानते थे, क्या जानते थे, कि उससे प्रवंचना की जाएगी। तो ये 3 इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी तथ्य को जानता है, किसी बात को जानता है, तब माना जाता है कि जब वो उस बात को या तथ्य को वास्तव में जानता हो, या फिर वो ऐसी परिस्थितियों में है कि यदि वो थोड़ा सा प्रयास करता तो उनको वो जान लेता, तो ये नॉलेज में आएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो नकली दस्तावेज बनाना, फेक करेंसी आपकी हो जाएगी, नकली नोट, नकली नोट बनाना इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट भी नकली बनते हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो और क्लियरिटी हमारी आ जाएगी कि कूटकरण क्या है। देखिए, पहला एक्सप्लेनेशन इसका ये कहता है
कि कूटकरण के लिए ये आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। ठीक है, इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट, ये जरूरी नहीं है आपका। इमिटेशन यानी कि नकल, जरूरी नहीं है कि ठीक वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि वो जिसकी आप नकल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए थिंग्स वर्ड यूज किया गया है, तो थिंग्स में कुछ भी शामिल हो सकता है, चाहे वो आपका कोई प्रोडक्ट हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, या कोई भी सिक्का हो या करेंसी हो, कुछ भी इसके अंतर्गत आ सकता है। सिक्कों का कूटकरण हम पढ़ेंगे आगे भारतीय न्याय संहिता में ही। सॉरी, इसको समझ लेते हैं कि देखिए नकल ठीक वैसी ही हो, इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए आपने किसी की नकल की है तो जरूरी नहीं कि वो एज इट इज हो, बिल्कुल सेम टू सेम हो। बस इतना उसके लिए होना चाहिए कि उस नकल के द्वारा जो आपने दूसरी चीज को सदृश्य किया है, सदृश्य चीज से किसी व्यक्ति को क्या है, प्रवंचना हो, यानी कि धोखा हो सकता है उससे। जो चीज आपने तैयार की है तो उसको कूटकरण माना जाएगा। ठीक है, अब बात करें एक्सप्लेनेशन टू की, तो ये बात करता है प्रजम्पशन के बारे में, यानी कि उपधारणा के बारे में। जब हम साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जब पढ़ेंगे हम, तो उसके अंतर्गत उपधारणाओं को हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि प्रिजम्पशन आखिर होती क्या है। देखिए जहां पर जनरल आप समझ लीजिए कि जो उपधारणाएं होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक मे प्रज्यूम होती है और एक सेल प्रज्यूम होती है। देखिए एक्सप्लेनेशन टू ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, जबकि कोई व्यक्ति, क्या लिखा है, जबकि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरे चीज के सदृश्य कर दे, जो सादृश्य है वो ऐसा है कि तद्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि उसके द्वारा प्रवंचना हो, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना किया जाए, ये उपधारणा की जाएगी, ये आपकी है सेल प्रिज्यूम। उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरे चीज के इस प्रकार सदृश्य बनाता है, उसका इंटेंशन क्या, उसका आशय सदृश्य के द्वारा प्रवंचना करने का था, या वो संभवतः जानता था कि तद्वारा प्रवंचना की जाएगी। देखिए ये बोल रहा है कि ये आपके इंटेंशन के बारे में उपधारणा बता रहा है कि यदि एक व्यक्ति ने किसी दूसरी चीज को सदृश्य कर दिया है, यानी कि समान कर दिया है, उसकी कॉपी कर दी है, और वो कॉपी इस प्रकार की है कि उससे प्रवंचना हो सकती है, तो कोर्ट ये मानेगा कि आपका जो इंटेंशन था उसको कॉपी करने का या सदृश्य करने का, वो आपका इंटेंशन जो था वो प्रवंचना करने का था, या आप संभव जानते थे कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी। ठीक है, और ये तत्प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए, इसका मतलब ये है कि जब तक कि इसके अगेंस्ट में, यानी कि कोर्ट क्या प्रेज्यूम कर रहा है, कोर्ट ये मान के चल रहा है कि आपने यदि एक चीज को दूसरे चीज के समान बनाया है, कॉपी किया है, तो आपका इंटेंशन था प्रवंचना करने का, या आप संभव जानते थे कि उससे प्रवंचना की जाएगी, तब आपको ये साबित करना होगा, सबूत देने होंगे कि आपका ऐसा इंटेंशन नहीं था। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे कोर्ट जो है प्रेज्यूम करके चलेगा कि आपने जो एक्ट किया है वो प्रवंचना करने की आशा से किया है, या आप संभव जानते थे कि प्रवंचना की जाएगी। ठीक है, तो ये अपनी जो थी काउंटरफीट की डेफिनेशन है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कोर्ट की, सबसेक्शन 5 के अंतर्गत। देखिए कोर्ट की जब भी बात होती है तो जनरली हम कोर्ट शब्द जब सुनते हैं तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की बिल्डिंग आती है। ठीक है, और दरअसल मैं आपसे कहूं कि वो जो कोर्ट की बिल्डिंग होती है वो कोर्ट होता ही नहीं है। दरअसल वो तो होता है कोर्ट बिल्डिंग या कोर्ट परिसर। ठीक है, तो अब कोर्ट क्या होता है, आइए समझते हैं इस डेफिनेशन में। देखिए न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का, उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। और जबकि ऐसा न्यायाधीश, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा हो, द्योतक है। देखो ये कहना चाह रहा है कि जब कोई एक न्यायाधीश अकेले ही या एक न्यायाधीश निकाय के रूप में, देखो बॉडी ऑफ जजेस का मतलब है जैसे जजेस की जो बेंच होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, तो इस प्रकार से जो बेंच की बात की गई है तो वो बॉडी ऑफ जजेस होते हैं। ठीक है, तो जब ये लोग जुडिशियली
एक्ट करने के लिए विधि द्वारा एम्पावर किए गए हैं, और जब वो ऐसा एक्ट कर रहे हों, यानी कि एक्ट जुडिशियली, ये नीचे लिखा है एक शब्द, एक्टिंग जुडिशियली, व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियली, देन वी कॉल्ड अ कोर्ट। ओके, तो इसको और आसानी से अपन समझते हैं। देखो, एक न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय हो, यानी कि जज हम समझते हैं, जज की डेफिनेशन अपन जस्ट इसके बाद ही समझेंगे, या आपका जो है बॉडी ऑफ जजेस हो। बॉडी ऑफ जजेस यानी कि बेंच, एक जज से जब ज्यादा बैठते हैं, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होता है, वहां की बात यहाँ पर हो रही है। इन्हें न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। ठीक है, किसको? न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय को न्यायिक कार्य करने के लिए विधि ने सशक्त किया हो, और ऐसे न्यायाधीश और न्यायाधीश के निकाय के रूप में न्यायिक कार्य कर रहा हो। यानी कि आप जब जुडिशियल एक्ट करेंगे तभी आप कोर्ट कहलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप कोर्ट नहीं होंगे। और जैसे यदि आप कोर्ट जाते हो, कभी आप कोर्ट गए हों, कोर्ट परिसर में, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कोर्ट ही बोलते हैं उसको, लेकिन जब आप कोर्ट में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे जजेस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी कोर्ट में 10 जज बैठते हैं। कितने? 10 जज। तो ये 10 जज बैठते हैं, तो ये 10 की 10 क्या है? आपकी कोर्ट है। आपने देखा होगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट, और जो भी मजिस्ट्रेट होता है उसके नाम से वो कोर्ट होती है। ठीक है, तो जितने जजेस होते हैं उतनी ही कोर्ट आपकी उस कोर्ट परिसर में या कोर्ट बिल्डिंग में होती है। तो जब वो एक्ट जुडिशरी करते हैं तब वो न्यायालय कहलाते हैं। या कई, जैसे राम रहीम का मामला था, तब कोर्ट जो जज थे, तो उन्होंने जेल में ही जाके अपना जजमेंट सुनाया था। और भी कई ऐसे मामले हैं जिनमें कई बार जो है जजेस जो हैं जेल में जाके अपना जजमेंट सुनाते हैं। तो जब जो जज होते हैं जेल में भी अपना एक्ट कर रहे होते हैं, तो वहां पे वो कोर्ट होते हैं। ठीक है, मोबाइल कोर्ट भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब कोर्ट को आपको अच्छे से समझना है कि कोर्ट एक्चुअल में होता क्या है। जब जज जो है न्यायिक कार्य करता है तब वो कोर्ट कहलाता है। ठीक है, अब आती है डेफिनेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी प्री मेंस इंटरव्यू के हिसाब से। और ये जो डेफिनेशन है हम सेक्शन 2 के सब सेक्शन 16 में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? 16 के अंदर। इसे हम न्यायालय के साथ में ही पढ़ रहे हैं, जिससे हमें न्यायालय और न्यायाधीश साथ में ही याद रखें, और साथ ही साथ हमें पता भी हो कि न्यायाधीश होता कौन है। देखिए, जज की जब बात होती है तो इसकी डेफिनेशन की गई है बीएनएस के अंतर्गत 216 में, यानी कि न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति विपरीत है जो शासकीय रूप में न्यायाधीश के रूप में अविहित है, किया गया है। प्लस इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी आता है, नंबर 1, जो विधिक कार्यवाही में, चाहे वो सिविल हो या दांडिक हो, अंतिम निर्णय या निर्णय ऐसा जिसके विरुद्ध अपील ना हो, होने पर क्या हो जाए? अंतिम हो जाए, या निर्णय ऐसा जो अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। तो ये कहता है कि देखो, जिस व्यक्ति को हमने न्यायाधीश के रूप में सरकार ने अपॉइंट किया है, जो शासकीय रूप में जज है, वो तो है ही है, इसके अंतर्गत वो व्यक्ति भी आता है जिसको विधिक कार्रवाई में, चाहे वो सिविल हो या दांडिक हो, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील ना होने पर अंतिम हो जाए, यानी कि कुल मिला के फाइनल जजमेंट करने के लिए उसको विधि ने सशक्त किया है, तो वो न्यायाधीश है। ठीक है, और नीचे बोलता है कि जो उस निकाय या व्यक्तियों में से एक हो जिस व्यक्ति निकाय का ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। सीधी सी बात है, ये बोल रहा है कि यदि, जैसे हमने अभी देखा था पीछे कि बेंच, तो ये बोल रहा है कि उस निकाय या व्यक्तियों में से एक हो। कौन से निकाय? बॉडी ऑफ पर्सन, जिनको विधि ने क्या है? अंतिम निर्णय देने के लिए सशक्त किया है। सब क्लॉज 2 इसका बोल रहा है, सबसेक्शन 16 का सब क्लॉज 2 ये कह रहा है कि यदि किसी निकाय को, व्यक्ति निकाय को अंतिम निर्णय करने के लिए विधि ने सशक्त किया है, तो उस निकाय में से जो व्यक्ति हैं उनमें से एक भी है, तो वो भी क्या है? आपका जज है। जैसे एक दृष्टांत यहाँ पे दिया है, मान लीजिए किसी आरोप के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई मजिस्ट्रेट है,
कौन है? कोई मजिस्ट्रेट है जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो ना होती हो, वो न्यायाधीश है। देखिए, यहाँ पे दो पोस्ट होती हैं। आप यदि लॉ फील्ड से हैं तो ये जानते ही होंगे। एक जज होता है और एक मजिस्ट्रेट होता है। एक्चुअल में जो जज होता है उसका ही अपॉइंटमेंट होता है। सिविल जज की जो परीक्षा होती है दरअसल इसी पोस्ट के लिए होती है। और जो मजिस्ट्रेट होता है उसको सीआरपीसी जब हम पढ़ते थे, अब हो गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो उसके अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट की पावर हाईकोर्ट जो है उसे देता है। किसे? जज को। तो यहाँ पे लिखा ना कि कोई ऐसा व्यक्ति आता है जैसे विधिक कार्रवाई में, चाहे वो सिविल हो दंडिक, अंतिम निर्णय करने के लिए। तो जब जज होता है, न्यायाधीश होता है, वो तो केवल सिविल मामलों को जब देखता है तो उसको हम जज बोलते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि इसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट को यदि शक्ति दी गई है, क्या? किसी आरोप के संबंध में दंड देने की, तो वो भी न्यायाधीश ही है। ठीक है। और इसको हम जब बीएनएसएस पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे से समझेंगे कि मजिस्ट्रेट क्या है और न्यायाधीश क्या है। ठीक है। और यदि आप देखना चाहें तो इस चैनल पर भी एक वीडियो डला हुआ है जज और मजिस्ट्रेट के अंतर, तो वो आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको न्यायाधीश कौन है वो समझ में आ गया होगा। फिर से शॉर्ट में देखें तो न्यायाधीश एक ऐसा व्यक्ति जिसे न्यायाधीश के रूप में क्या है, शासकीय रूप से अभिहित किया गया है। और इसमें वो व्यक्ति भी आता है जिसको सिविल और दंडिक कार्रवाई में अंतिम निर्णय करने के लिए विधि ने सशक्त किया है। यदि व्यक्ति निकाय के रूप में भी निर्णय देने के लिए विधि ने सशक्त किया है, तो उनमें जो व्यक्ति हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगली डेफिनेशन आती है हमारी धारा 2 की उपधारा 6, जो बात करती है मृत्यु को। देखो, इस संहिता में जब भी हम मृत्यु शब्द पढ़ेंगे तो उसका क्या सेंस लेना है, वो सबसेक्शन 6 बता रहा है। वो ये बोल रहा है कि जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल ना हो तो मानव की मृत्यु अभिप्रेत है। क्या है? मानव की मृत्यु अभिप्रेत है। देखिए, पहली चीज तो जब भी हम संहिता में मृत्यु पढ़ेंगे तो वो मानव की मृत्यु यानी कि डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है। जब यहाँ पे लिखा है अनलेस द कॉन्ट्ररी अपियर्स, जब तक कि मानव की मृत्यु से अन्यथा कोई चीज अभिप्रेत ना हो, यानी कि जिस संदर्भ में हमने मानव की मृत्यु बताई उससे कोई संदर्भ प्रतिकूल ना हो, उसके विरुद्ध कोई बात ना हो, तब तक हम ये जो है मानव की मृत्यु ही मानेंगे मृत्यु से। ठीक है। अब अगली डेफिनेशन है बेईमानी से। ये जो है आपकी इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के लिए। मेंस में जहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्न आते हैं तो स्पेशली एक एक नंबर के भी 2 प्रश्न बना के दे सकते हैं। तो बेईमानी की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। तो बेईमानी आखिर है क्या? बेईमानी से इस आशय से कोई कार्य करना विपरीत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को क्या है, सदोष हानि कारित करे। ठीक है। तो वो आपका एक्ट क्या कहलाएगा? बेईमानी से। देखिए, इसके मेन जो तत्व हैं वो क्या है? एक तो इसमें क्या है, इंटेंशन है। एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ आपने कार्य किया है। वो आपका विशिष्ट उद्देश्य क्या है? सदोष लाभ प्राप्त करना हो सकता है या किसी व्यक्ति को सदोष हानि कारित करना भी हो सकता है। ठीक है। सदोष लाभ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम जो है आगे 2 के सबसेक्शन 36 में हम पढ़ेंगे। सदोष लाभ, सदोष अभिलाभ और सदोष हानि की 237 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। देखिए, सदोष अभिलाभ और सदोष हानि की हम बात करें तो सदोष अभिलाभ क्या होता है? विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा जब किसी संपत्ति पर कोई लाभ प्राप्त किया जाता है और जिसका हकदार वो व्यक्ति होता ही नहीं है जिसने लाभ प्राप्त किया है, तो उसको हम सदोष अभिलाभ बोलते हैं। और सदोष हानि तब होती है जब विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा किसी व्यक्ति को जो वास्तव में उस हानि से पीड़ित है, उसकी है उस संपत्ति से उसको वंचित कर दिया जाता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे ए एक व्यक्ति है, बी के पर्स से पैसे चुरा लेता है। पैसे चुरा लेता है। ठीक है। पैसे चुरा लिए तो ए को क्या है, जो पैसे मिले तो ए को क्या हो गया, लाभ मिल गया। क्या ए जो है इन पैसों का हकदार था? नहीं था। उसने क्या है, गलत ढंग से, सदोष रूप से उसने ये पैसे लिए हैं।
तो यहाँ पे क्या हो गया, उसने जो एक्ट है उसका पैसे लेना वो क्या हो गया, बेईमानी से हो गया। इसमें देखो सदोष लाभ भी हो गया इसको, एक व्यक्ति को सदोष लाभ हो गया इसको ए को, और सदोष हानि भी हो गई किसको, बी को, क्योंकि इसके पैसे चले गए, जितने भी पैसे थे, मान लो 10,000 रुपए थे उसके, 10,000 रुपए थे उसके, और ये इसने चुरा लिए 10,000 का, इसको क्या है, नुकसान हो गया, सदोष हानि हो गई इसको। ठीक है, तो ये एक्ट जो है पूरा आपका चोरी का क्या कहलाएगा, बेईमानी से। और जब हम चोरी पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको भी पढ़ेंगे कि बेईमानी से लेने का आशय रखता हो। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दूं कि हमेशा जरूरी नहीं है, हमेशा आवश्यक नहीं है कि अन्य व्यक्ति को सदोष हानि हो। क्या हो, सदोष हानि हो। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपने एक जो है फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बना के एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लिया आपने, गवर्नमेंट जॉब, आपने क्या किया, एक फर्जी मार्कशीट बनाई आपने, डॉक्यूमेंट्स बनाए, और उसके बेसिस पे आपने क्या है, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर ली। किसने, मान लेते हैं कि ए व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर, फर्जी, ठीक है, दस्तावेज के आधार पर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर ली। अब उसने जो जॉब ली है इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, उससे ए को तो अभिलाभ हो गया, हुआ कि नहीं, क्योंकि उसको जॉब मिल गई। लेकिन यहाँ पे किसी को डायरेक्ट नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, सीधे तौर पे किसी को नुकसान नहीं हुआ है, इमीडिएट किसी को नुकसान नहीं हुआ है, तो ये इसमें किसी को हानि नहीं हुई। तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे जो है बिना सदोष हानि के भी क्या है, बेईमानी से कार्य हो सकता है, तो इसका एक्ट कैसा माना जाएगा, बेईमानी से। ठीक है, वैसे और दूसरा एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे मान लीजिए कि टैक्स है, और यदि आप टैक्स पे नहीं करते हैं, टैक्स पे नहीं करते हैं, तो इसमें किसी को हानि है, नहीं है, टैक्स पे नहीं करते हैं तो डायरेक्ट रूप से किसी को हानि नहीं हो रही है, इसमें इमीडिएट किसी को हानि नहीं हो रही है। लेकिन जो टैक्स पे नहीं कर रहा है उसको लाभ हो रहा है, तो ये क्या है, आपका बेईमानी से है। ठीक है, आई होप आपको डिसऑनेस्टली बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की। देखिए हमारी अगली जो डेफिनेशन है वो है डॉक्यूमेंट की। ये डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन है, इसके अंतर्गत जब हम दस्तावेजों से रिलेटेड ऑफेंस पढ़ेंगे तो वहां पे मिलेगा हमें, और साक्ष्य अधिनियम जब हम पढ़ेंगे, कौन सा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए, तो वहां भी सेम डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। सिर्फ अंतर होगा, वहां पे अभिलेखन के प्रायोजन से डॉक्यूमेंट होगा, और यहाँ पे जो प्रायोजन है वो है साक्ष्य के संबंध में। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए दस्तावेज से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों और चिन्हों के साधनों द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों के द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो। और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं। ये जो है पहले की जो डेफिनेशन थी डॉक्यूमेंट की, उसमें शामिल नहीं था, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आशयित हैं या उपयोग किया जा सकेगा, जिनका उपयोग किया जा सकेगा, तो वो आपका डॉक्यूमेंट है। मुझे लगता है आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया होगा। देखिए ये कहना चाह रहा है कि डॉक्यूमेंट जो है वो एक मैटर है, यानी कि विषय है, जिसको हमने किसी पदार्थ पर लिखा है, अभिव्यक्त किया है या वर्णित किया है, जिसपे जो हमने अक्षर, अंक और चिन्हों के द्वारा लिखा है, वो मैटर किसके द्वारा लिखा हमने, अक्षर, अंक या चिन्ह के द्वारा, या इनमें से एक से अधिक साधन का उपयोग करके हमने लिखा है। और हमने ये इसलिए लिखा है कि हम उस मैटर को, जो मैटर हम उस पर लिख रहे हैं, जिस पदार्थ पे हम उस लिख रहे हैं उस मैटर को, अक्षर, अंक, चिन्ह के साधनों के द्वारा, उसको हम साक्ष्य के रूप में, उस विषय के जो मैटर हमने लिखा है उस मैटर से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट हो उसमें हम साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के लिए हमारा इंटेंशन है। या
हम जो है उसका उपयोग जो है साक्ष्य के रूप में कर सकें जब जरूरत हो। तो अब इसको समझते हैं अपन। देखिए, दस्तावेज है क्या? कोई विषय है। इस परिभाषा के अनुसार दस्तावेज क्या है? एक विषय है, एनी मैटर, जो क्या है? किसी पदार्थ पर लिखा है, किसी पदार्थ पर है। जो किसी पदार्थ पर अक्षर, यानी कि अक्षर हो गए आपके वर्ड्स, अंकों यानी कि नंबर्स, और चिन्हों के द्वारा लिखा गया है। किस लिए लिखा है हमने? अ, किसी पदार्थ पर अक्षर, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा, या इनसे एक से अधिक साधन भी इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वर्ड्स लिखे और कुछ नंबर्स लिखे। ठीक है, या हमने नंबर्स और मार्क्स का यूज करके कोई मैटर लिखा है, या हमने तीनों को शामिल करते हुए कोई मैटर लिखा है। ठीक है, जो हमने क्या किया है? अभिव्यक्त किया है या वर्णित है। देखिए, एक्सप्रेस का मतलब होता है कि आपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स में आपने जो विषय लिखा है उसको विनिर्दिष्ट है, आपने व्यक्त किया है, यानी कि स्पेसिफिकली आपने सारी चीजें बताई हैं। वर्णित का मतलब होता है आपने डिटेल में सारी चीजें बताई हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन के साथ सारी चीजें डिटेल्स में ली हैं। ठीक है, हमने क्या देखा कि दस्तावेज एक विषय है जो किसी पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह के द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों के द्वारा अभिव्यक्त और वर्णित है। अब किस किस लिए वर्णित है ये? कि उस विषय का, यानी कि ये जो विषय था एनिमेटर, उसका क्या है? उस विषय का हम क्या करेंगे? उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आशयित है। किए जाने के लिए आशयित है, या साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आशयित है, या उपयोग किया जा सकेगा, या क्या है? जिनका उपयोग या उपयोग किया जा सकेगा। ठीक है, ये हमने देखा कि उपयोग किया जा सकेगा। यहाँ पे देखिए, अभिव्यक्त और वर्णित समझ लिया हमने। पदार्थ हमने देखना है, तो पदार्थ से मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, जैसे कि चाहे वो आपके पेड़ पे हो, लोहे पे हो, पत्थर पे हो, कागज पर हो, किसी पे भी हो सकता है सब्सटेंस, है ना? से कोई भी पदार्थ इसमें शामिल हो सकता है। फिर हमने ये अक्षर, अंक, चिन्ह के द्वारा पदार्थ पर लिखा है, अभिव्यक्त किया है या वर्णित किया है, किस प्रयोजन से? क्योंकि उसका हम साक्ष्य के रूप में, हमारा जो प्रयोजन है उपयोग किए जाने के लिए आशयित है, इंटेंशन है हमारा कि हम उसको साक्ष्य में उपयोग करेंगे, या फिर उपयोग किया जा सकेगा। अब ये दो टर्म्स हैं इंग्लिश में, और देखें कि ये दो टर्म्स क्या हैं। इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड, इन दोनों टर्म्स को समझते हैं एज अ एविडेंस ऑफ दैट मैटर। देखिए, जिस सबसे पहले अपन इसको समझते हैं कि साक्ष्य में उपयोग किए जाने के लिए आशयित है, इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज अ एविडेंस ऑफ द मैटर। ये क्या है? देखिए, मान लीजिए कि ए और बी दोनों ने क्या किया है? एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। एक क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट। क्या किया है? संविदा। और ये वो संविदा की दस्तावेज है जिसमें इन्होंने इसके टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं। ठीक है, अब जब ये डॉक्यूमेंट्स बनाया इन्होंने संविदा, तो इनका इंटेंशन क्या था कि हमारे दोनों के बीच में जो संविदा की हमने टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी, जो एक दूसरे की संविदा होनी है, यदि उनमें से कोई भी व्यक्ति भंग करेगा, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये क्या है? इनका इंटेंशन इसीलिए तो इन्होंने किया कि हम दोनों ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसको हमने लिख लिया, और जब भी हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो हम इस डॉक्यूमेंट्स को रख देंगे कि किसका फॉल्ट रहा है, किसने अपने वचन का पालन नहीं किया है। ब्रीच ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो हम इसका, तो ये जो है इसका इंटेंशन दर्शित कर रहा है। जैसे बिल भी है, आपकी वसीयत जो होती है वो भी इसी प्रकार का डॉक्यूमेंट है, सेल डीड है वो भी इसी प्रकार का डॉक्यूमेंट है। तो ये क्या है आपका, साक्ष्य में उपयोग किए जाने के लिए आशयित है, इंटेंडेड ही इसीलिए। और अब उपयोग किया जा सकेगा, जरूरी नहीं वो उपयोग में, हमने मतलब उसको क्रिएट नहीं किया इस इंटेंशन के साथ में कि वो साक्ष्य में यूज किया जाए, लेकिन हम उसको उपयोग कर सकते हैं, किया जा सकेगा। क्या लिखा है यहाँ पे, विच मे बी यूज्ड, किया जा सकेगा, है ना। तो इसको समझते हैं। देखिए आप मान लीजिए कि एक क्या है, शॉप ऑनर है, ठीक है, आप एक शॉप ऑनर हैं और आप जो है अपनी बुक में एक बही खाता या एक डायरी रखते हैं आप, जिसमें आप जो है डेली का हिसाब किताब आप उसमें लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसमें, हिसाब किताब। अब कभी आपके हिसाब किताब से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो आपके और नौकर के बीच में, आपके कुछ भी, तो आप क्या करेंगे, आपने जब इसको लिखा था तब तो आपका कोई इंटेंशन नहीं था, आपने बस इतना था कि हमारा हिसाब किताब जो है मेंटेन रहे। लेकिन अब इसको लेके आपके नौकर के बीच में और आपके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया, आप इसको दिखा सकते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है हिसाब किताब में, तो आप इसको दिखा सकते हैं, किसको, ये बही खाता को या डायरी को। लेकिन आपने जब इसको लिखा था तब आपका इंटेंशन नहीं था कि आप इसको साक्ष्य में देंगे, लेकिन जब कोई डिस्प्यूट आ गया तो आप इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको, ये दोनों टर्म समझ में आ गई होंगी, इंटेंड टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड, ठीक है, ये दोनों टर्म्स आपको समझ आ गई होंगी। तो मैं फिर से एक बार शॉर्ट में इसको अपन करते हैं कि दस्तावेज क्या है। दस्तावेज एक विषय है जो किसी भी पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह के साधन के द्वारा अभिव्यक्त और वर्णित है, और इस प्रयोजन से वर्णित है कि उसका साक्ष्य के रूप में उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आशयित हो वो, या जिसका साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा, ठीक है। और इसमें जो नई डेफिनेशंस के हिसाब से है, तो इसके अंतर्गत इसमें देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल, अभिलेख इसमें शामिल है, ठीक है। दस्तावेज में ये शामिल है, यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी इसमें शामिल होगा, ठीक है। जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक और ये जो है, दोनों के दोनों इसमें शामिल होंगे, किसमें, डॉक्यूमेंट्स में। तो आपको डॉक्यूमेंट समझ आ गया होगा कि डॉक्यूमेंट्स है क्या एक्चुअल में, ठीक है। अब चलते हैं अपन इसके स्पष्टीकरण, ये एक एक्सप्लेनेशन जो वन है इसको देखते हैं। देखिए ये कहता है कि ये तत्वहीन है, इट इज इमटेरियल, कि किस साधन के द्वारा, यहाँ पे साधन की जब बात हो रही है, या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक और चिन्ह बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जो साधन की बात हो रही है, वो साधन की ये बात हो रही है कि वो आपने प्रिंटेड फॉर्म में बनाया है, या आपने टाइप करके उसको प्रिंट किया था, या आपने इंक से लिखा है, या आपने पत्थर को खोद कर लिखा है, किसी प्रकार से लिखा हो, ये तत्वहीन है, ठीक है। और ये कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशयित था या नहीं था, या उसमें उपयोग किया जा सकेगा या नहीं। और ये भी नहीं कि भाई जो हमने एविडेंस के पर्पज से हमारा इंटेंशन था या हम उपयोग कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं कि न्यायालय में ही आप कर सकें। तो ये तत्वहीन है, कहाँ पे उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा, या किस साधन के द्वारा वो, और किस पदार्थ पर वो अक्षर, अंक, चिन्ह बनाए गए हैं। पदार्थ से मतलब हमने देखा ही था, वो किसी भी सब्सटेंस पे हो सकता है, चाहे वो पत्थर हो, लोहे की धातु धातु पर हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है, ठीक है। पहला जो है स्पष्टीकरण क्लियर होगा। यहाँ पे ये जो, यहाँ पे कुछ दृष्टांत दिए गए हैं ना, आप देख लेंगे। जैसे मुख्तारनामा एक दस्तावेज है, मानचित्र रेखांक, ये भी एक क्या है, दस्तावेज है। ये देख लेना, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे एग्जाम्पल दे के एक जो है अदर एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज नहीं है, दस्तावेज में शामिल नहीं है। अब हम बात करते हैं स्पष्टीकरण 2 की, यानी कि एक्सप्लेनेशन नंबर 2 की, जो कि बच्चों को बहुत ही कम समझ आता है, तो इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं।
देखिए एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये कहता है कि अक्षरों, अंकों और चिन्हों के द्वारा जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार, कौन से, जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वास्तव में अभिव्यक्त ना भी किया गया हो। देखो ये कहना चाहता है कि देखिए, यदि वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार किन्हीं अक्षर चिन्ह के द्वारा कुछ अभिव्यक्त किया जाता है, कुछ अभिव्यक्त होता है, तो इस धारा के अर्थ के अंतर्गत, यानी कि हमने दस्तावेज के अंतर्गत देखा, तो उन्हीं अक्षरों, अंकों और चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा। यानी कि जो वाणिज्यिक और अन्य प्रथा के अनुसार जो अर्थ होता है उन अक्षर, अंकों, चिन्हों का, वही डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसको क्या है, अक्षर, अंकों, चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ माना जाएगा, भले ही वो वास्तव में अभिव्यक्त ना किया गया हो। सामान्य भाषा में समझने पर ये थोड़ा सा समझ कम आता है। चलिए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए, आप कभी रेस्टोरेंट पे जाते हैं या खाने पीने की चीजें अक्सर लेते हैं, उसके पैकेट पे ये दो साइन होते हैं। एक होता है ये ग्रीन, जो ये दर्शाता है कि ये जो है वेज है, वेजिटेरियन को इंडिकेट करता है, और ये दूसरा है जो नॉन वेज को बताता है। ठीक है। और ये यदि किसी रेस्टोरेंट पे लगा है, ये दोनों लगा होता है तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का इंडिकेशन करता है। और यदि केवल यही रहता है किसी होटल के बाहर या रेस्टोरेंट के बाहर, तो आप ये अनुमान लगा लेते हैं इससे कि ये जो रेस्टोरेंट है शाकाहारी है। और आपने कई प्रोडक्ट, ये मार्क्स आपने देखा होगा, यदि आप स्पेशली, ये जो मार्क्स है ये उन प्रोडक्ट पर रहता है जो रिसाइकलेबल होते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। इसका इंडिकेशन ये है कि ये इको फ्रेंडली है, यानी कि उसको रिसाइकल रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है। ये मार्क्स से अपन को समझ में आता है। और जैसे कि मान लो कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहां पे सीओडी एक ऑप्शन आता है, सीओडी लिखा रहता है शॉर्ट में। तो इसका मीन्स क्या लेते हैं हम वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार, कैश ऑन डिलीवरी। तो इसका कहने का मतलब यही है कि वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार यदि कोई अक्षर, अंक के चिन्ह के द्वारा कोई व्याख्या करने पर कुछ अभिव्यक्त होता हो, जो भी सेंस निकलता है उसका, तो उसका वही अर्थ जो है डॉक्यूमेंट के सेंस में लिया जाएगा, यदि वो अक्षर, अंक, चिन्ह उस पर अभिव्यक्त हुए हैं तो। ठीक है, भले ही वो वास्तव में उसको अभिव्यक्त ना करता हो। जैसे सीओडी लिखा है किसी डॉक्यूमेंट्स पे, अब वो कैश ऑन डिलीवरी पूरा तो अभिव्यक्त नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार इसको कैश ऑन डिलीवरी ही समझा जाता है। और ये मार्क्स अपन ने देख ही लिए हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो था हमारी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन हो गई। तो आपको इसके संबंध में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन ये समझ आ गई होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब बात करते हैं हम अगली डेफिनेशन पे, जो है सेक्शन सबसेक्शन 9 के अंतर्गत कपट पूर्वक, यानी कि फ्रॉड्यूलेंटली। देखिए, कपट, कपट पूर्वक से, कपट करने के आशय से, इसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कपट करने के आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है, अन्यथा नहीं। देखिए, यहाँ पे ये जो शब्द यूज किया गया है, कपट करने के आशय से यदि कोई कार्य किया जा रहा है, तो वहां पे माना जाएगा कि वो जो एक्ट है वो कैसा है, फ्रॉड्यूलेंटली है। एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, यानी कि डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से यदि कोई भी एक्ट हो रहा है तो वो आपका कपट माना जाएगा। देखिए, कपट की जब बात होती है तो इसमें जो है धोखा और गुमराह करना मुख्य रूप से शामिल होते हैं। इसमें धोखा या क्षति होने की जो भी है, गुमराह करके, ये इंटेंशन इसमें रहता है। देखिए, सेक्शन 17 जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पढ़ते हैं, धारा 17 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हम पढ़ते हैं, तो उसमें जो है कपट को डिफाइन किया गया है। तो उस परिभाषा को हालांकि अपन इसमें अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग के लिए उस परिभाषा को थोड़ा सा याद करते हैं। जैसे कि वहां पे कपट क्या था, कि यदि कोई व्यक्ति किसी तथ्य के बारे में जानते हुए उस तथ्य को सक्रिय रूप से छिपा लेता है, या कोई तथ्य अस्तित्व में ही नहीं है और उसको क्या करता है, और उसको सही के रूप में प्रेजेंट करता है, तो वो कौन सा एक्ट कर रहा है, फ्रॉड्यूलेंटली कर रहा है। जैसे इसको हम आगे पढ़ेंगे, प्रतिरूपण द्वारा छल का जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें कपटपूर्ण आशय से एक शब्द आएगा वहां पे, तो इसको और भी अपन वहां पे समझेंगे। तो जहाँ पे ये कहना चाहता है कि ये संहिता के अंतर्गत यदि कभी किसी भी धारा के अंतर्गत कपटपूर्वक शब्द का यदि प्रयोग किया गया है, तो वहां पे ये माना जाएगा कपट करने के आशय से, यानी कि धोखा या गुमराह करने के आशय से कोई यदि कार्य करता है, तो वो ही फ्रॉड्यूलेंटली होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
ठीक है, आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अगली जो डेफिनेशन है वो है सबसेक्शन 10 में लिंग की, यानी कि जेंडर। जेंडर को डिफाइन किया गया है धारा 2 की उपधारा 10 के अंतर्गत। जेंडर से मतलब ये बोलता है कि पुल्लिंग वाचक शब्द और उसके व्युत्पन्नों के प्रयोगों वह और उसके व्युत्पन्नों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता हो, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो, उभयलिंगी हो। कौन हो? महिला हो, सॉरी, पुरुष हो, महिला हो, उभयलिंगी हो। उभयलिंगी से मतलब है ट्रांसजेंडर। और ट्रांसजेंडर का क्या मीनिंग्स लेंगे, ये बताया गया है कि जो उभयलिंगी है यानी कि ट्रांसजेंडर है, उसका वही अर्थ होगा जो ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 के अंतर्गत सेक्शन 2 के क्लॉज के में बताया गया है। यानी कि जो उभयलिंगी व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 है, उसकी धारा 2 के खंड टा में बताया गया है। वही अर्थ जो है किसके संदर्भ में लेंगे हम? ट्रांसजेंडर के संदर्भ में। अब देखिए, जो पुल्लिंग है, जैसे हम संस्कृत में जब पढ़ते थे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो वचन होते थे, ठीक है। अभी ये जो है 2014 में नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक मामला आया था, उससे जो है थर्ड जेंडर को भारत में तीसरे लिंग को अनुमति दी गई थी, ठीक है। उसी से ये जो उभयलिंगी है ये आया था, इसलिए इसमें लिंग के अंतर्गत हमने ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड किया है। तो ये बोल रहा है कि देखिए, पुल्लिंग वाचक शब्द से मतलब होता है कि जो पुरुषवाचक शब्द हैं वह और उसके व्युत्पन्न। देखिए, उसके व्युत्पन्न से मतलब ये है जैसे कि वह के संदर्भ में हम और क्या क्या यूज कर सकते हैं उसके स्थान पे। उसका हम यूज करते हैं, उसकी, उसके, इस प्रकार से जो वह के स्थान पर प्रयोग हो सकते हैं। जैसे इंग्लिश में हिम, हिज, इस टाइप से जो वर्ड होते हैं वो सब इसमें क्या है, किसी पर्सन के लिए यदि प्रयोग किए गए हैं तो चाहे वो फिर पुरुष हो, महिला हो, उभयलिंगी हो, हर एक के लिए प्रयोग माना जाएगा। जैसे कि हम जब मर्डर पढ़ेंगे या कोई भी अपराध पढ़ेंगे तो वहां पे एक शब्द यूज किया गया होगा, यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो वह इतने अवधि के कारावास से या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, तो वहां पे वह शब्द का प्रयोग किया गया होगा। कौन सा? वह। ये वह जो है वो क्या है? ये क्या है? पुरुषवाचक शब्द है। और यदि हमने संहिता में वह शब्द प्रयोग किया गया है हर जगह पे, वह किसको सामान्य रूप से वह किसको दर्शित करता है? पुरुषवाचक को। तो यदि हम केवल उसका अर्थ पुरुषवाचक ही लेते, इनको शामिल नहीं करते, महिला और ट्रांसजेंडर को, तो फिर केवल हम पुरुष को ही दंडित कर सकते थे। कल को कोई भी व्यक्ति कोर्ट में आके बोल सकता था कि यहाँ पे तो सिर्फ वह लिखा है और महिला और उभयलिंगी तो यानी कि जो ट्रांसजेंडर है वो तो इसमें शामिल ही नहीं है। तो इसलिए इस डेफिनेशन में इनको यहाँ पे बताया गया कि वह और उसके व्युत्पन्नों का प्रयोग यदि इस संहिता में कहीं भी किया गया है तो वो पुरुष, महिला, उभयलिंगी सबको समान रूप से लागू होगा, यानी कि लिंग के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, ठीक है। वह और उसके व्युत्पन्नों का प्रयोग याद रखना, और पुरुष और महिला उभयलिंगी के लिए, ठीक है। स्पष्टीकरण हमने समझ ही लिया क्या था। जो पहले की जो आईपीसी थी हमारी, उसके अंतर्गत ये जो ट्रांसजेंडर था उसको ट्रांसजेंडर को इंक्लूड नहीं किया गया था, लिंग में केवल पुरुष और महिला ही थे, ठीक है। सबसेक्शन 11, देखिए धारा 2 का सबसेक्शन 11 जो है सद्भाव पूर्वक यानी कि गुड फेथ को डिफाइन करता है। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि यदि कोई व्यक्ति सद्भावपूर्वक किसी बात को करता है तो वो अपराध नहीं होगी, या जो भी है उसके एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा, इस टाइप से हम आगे पढ़ेंगे। तो कोई व्यक्ति सद्भावपूर्वक कोई बात करता है, ये कब माना जाएगा? इसके संदर्भ में सबसेक्शन 11 ये कहता है कि सद्भावपूर्वक, कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास के की गई नहीं कही जाती है जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास के की गई हो। ये जो डेफिनेशन की गई है सद्भावपूर्वक की, यानी कि गुड फेथ की जो डेफिनेशन है वो नेगेटिव फॉर्म में की गई है। यानी कि सद्भावपूर्वक क्या नहीं होगा ये बताया गया है, जब भी कोई भी व्यक्ति क्या है, सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना कोई बात करता है तो वो मानी जाएगी कि वो सद्भावपूर्वक या विश्वास के नहीं की गई है, ये माना जाएगा, ठीक है। अब इसको हम पॉजिटिव में पढ़ें तो इसका जो ये ना है इसको हटा देते हैं हम, थोड़ी देर के लिए इसको नहीं मानते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। क्या कहती है कि कोई भी बात सद्भावपूर्वक या विश्वास के की गई कही जाती है जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना लिखा है यहाँ पे, ध्यान से की गई है या विश्वास के की गई है। सद्भावपूर्वक या विश्वास के किया जाना केवल तभी मानेंगे जब आपने सम्यक सतर्कता और ध्यान से उस कार्य को किया हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सम्यक सतर्कता और ध्यान से मतलब ये है कि जब
जहाँ पे आपको जितनी सावधानी की आवश्यकता है और जितनी ध्यान देने की जरूरत है उसके साथ में कोई एक्ट किया गया है, यानी कि ईमानदारी से आपने कोई एक्ट किया है, तो यहाँ पे वो जो है आपका एक्ट माना जाएगा सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ में। ये दो शब्द हैं इसके अंतर्गत, ये ध्यान रखना है आपको, यही इसके आवश्यक तत्व भी कहलाते हैं। अगली जो परिभाषा है वो हमारी सबसेक्शन 12 में, ये है सरकार। सरकार से केवल और गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार हम समझते ही हैं जो हमारी भारत सरकार है, और राज्य सरकार से मतलब प्रत्येक राज्य की सरकार, जैसे एमपी स्टेट गवर्नमेंट है, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट है, उस टाइप से। ठीक है, तो इसमें कोई डेफिनेशन, सरकार की डेफिनेशन को समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। फिर अगली जो डेफिनेशन है वो है हमारी संचय की। देखिए संचय यानी कि हार्वर्ड, इसको डिफाइन किया गया है धारा 2 की उपधारा 13 के अंतर्गत, यानी कि सब सेक्शन 13 में। देखिए संचय क्या होता है, एक तरीके से आप मान लीजिए कि किसी को पनाह देना या शरण देना, वो कहलाता है। इसमें किस प्रकार से डेफिनेशन की गई है इसको समझते हैं अपन। देखिए संचय के अंतर्गत किसी व्यक्ति को चीजें देखना, आश्रय यानी कि उसको आया, उसको रहने के लिए जगह वगैरह प्रदान करना, उसको भोजन देना, पेय यानी कि पीने के लिए कुछ चीजें देना, धन यानी कि मनी, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या वाहन के साधन देना, या किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं हो जिस प्रकार के इस खंड में प्रगड़ित हैं। पकड़े जाने से बचाने के लिए, मेन चीज है, किसी व्यक्ति को क्या है, पकड़े जाने से बचाने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता करना भी सम्मिलित है ना, सम्मिलित है। देखो ये इस प्रकार के जो आप एक्ट कर रहे हो, वो यदि आप करते हो तो आपका जो एक्ट माना जाएगा किसी व्यक्ति को। जनरली क्या होता है कि कोई व्यक्ति यदि जेल से फरार हो गया है या उसको पुलिस पकड़ना चाहती है, तो ऐसे पर्सन को, या उसके अगेंस्ट में वारंट इशू हो चुका है, ऐसे पर्सन को यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, आश्रय देता है, भोजन देता है, पेय, धन, वस्त्र, आयुध प्रदान करता है, गोला बारूद प्रदान करता है, या वाहन के साधन देता है, या कोई भी अन्य साधन, चाहे वे जो इस धारा के अंतर्गत ये जो प्रगड़ित हैं ये वो प्रदान करता हो, उस प्रकार के हो या नहीं हो, और पकड़े जाने से बचाने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता करना भी इसमें क्या है, शामिल है। सीधी सी बात है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे पुलिस पकड़ना चाहती है, उस व्यक्ति को कोई अन्य व्यक्ति यदि क्या है, शरण देता है, किस रूप में, चाहे आप उसको आश्रय देते हो, शेल्टर करते हैं, उसको फूड प्रोवाइड करते हो, चाहे आप उसके लिए पीने खाने की व्यवस्था करते हैं, धन देते हैं उसको, या कपड़े उसको देते हैं, या आर्म्स यानी कि आप उसको बंदूक इत्यादि, राउंड्स वगैरह ये सब लाके देते हैं, ठीक है, या एमुनेशन यानी कि आने जाने के जो साधन है वो आप देते हैं, और या आप उसकी पकड़े जाने से बचाने के लिए किसी व्यक्ति की आप सहायता करते हैं, वो इसमें सम्मिलित है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, एग्जाम्पल की हम बात करें, एक व्यक्ति है जिसकी ड्यूटी है, यानी कि ए जो है एक पुलिस ऑफिसर है, यहाँ पे क्या है, पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। अब ये इसकी कस्टडी से जो है बी निकलकर भाग गया है, या कोर्ट ने इसको पकड़ने के लिए वारंट इशू किया है, ठीक है। अब जो सी नाम का व्यक्ति है, ये बी जो है यहाँ आता है सी के पास, कहता है कि यार मुझे थोड़ा सा कुछ दिन अपने पास छुपा लो, ठीक है, तो मैं तुम्हें किसी भी, चाहे वो धन देता हो या किसी भी प्रकार से, वो इसको यहाँ पे सी जो है इसको अपने घर में छुपा लेता है। जब ये इसकी ढूंढने, जब ये जो है ये यहाँ पहुंचता है इसकी तलाश करते हुए बी की, तो ये जो बी है और जो सी है वो मना कर देता है, या मान लीजिए मना भी नहीं करता, ढूंढता है लेकिन वो मिलता नहीं है, इसको छुपा लिया है इसने, ठीक है, इसने छुपा लिया है, और इसको जो भी आवश्यकता है, ये सारी चीजें जो अभी हमने देखी, उसको भोजन दे रहा है, मनी दे रहा है, वस्त्र दे रहा है, हथियार वगैरह दे रहा है, तो ये सब सारी चीजें किसी अन्य प्रकार से भी वो सहायता कर रहा है, तो ये एक्ट आपका माना जाएगा क्या है, आप हार्वर कर रहे हो, यानी कि संश्रय संश्रय दे रहे हो उसको, यानी कि शरण दे रहे हो, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी कि संश्रय क्या होता है। अब अगली डेफिनेशन है हमारी धारा 2 के सबसेक्शन 14 में, वो बात करती है क्षति। देखिए क्षति इस धारा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, संहिता के अंतर्गत जब क्षति शब्द को हम पढ़ेंगे,
तो यहाँ पे क्षति से मतलब कोई भी अपहानि, यानी कि कोई भी हार्म आपको हो सकता है, एनी हार्म। तो आपकी क्षति क्या है? कोई भी अपहानि, यह विपरीत है। क्षति की डेफिनेशन यही हो गई। जो कैसे होती है अपहानि? किसी व्यक्ति को शरीर की हो सकती है, बॉडी में कोई चीज, उसके शरीर के हाथ पैर तोड़ देना या कोई चीज शरीर का कोई अंग अलग कर देना, तो ये क्या है? आपकी शरीर की हानि हो जाएगी। मन में आपने कोई ऐसी बात उसको बोल दी कि वो मन ही मन खुद में घुटते जा रहा है ना? तो ये मन की भी हो सकती है, यानी मानसिक भी हो सकती है। ठीक है। दूसरा है आपकी ख्याति की हानि। ख्याति की हानि आप समझते हैं कि यदि आपने डिफॉर्मेशन, मानहानि के उस चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति की, कोई व्यक्ति मानहानि कर देता है तो उसकी क्या है? ख्याति संबंधी उसको क्षति होती है। संपत्ति को हम जानते ही हैं, संपत्ति को क्षति हो ही सकती है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी जंगम हो। संपत्ति की डेफिनेशन अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्या करता है? अवैध रूप से कारित हुई है। इंजरी मीन्स एनी हार्म्स whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation और property। यानी कि ये चार प्रकार की क्षति तो आपकी क्या है? एक तरीके से कोई भी हार्म है, यानी कि अपहानि है। क्षति बोले तो अपहानि, जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति को अवैध रूप से कारित करना आता है इसमें। ठीक है। ये जो चार प्रकार की क्षति बताई गई है, कौन कौन सी? शरीर को होनी चाहिए, या ख्याति को होना चाहिए, या मन को होना चाहिए, मानसिक जो होती है आपकी प्रताड़नाएं, या संपत्ति को। किसी व्यक्ति की ये चार चीजें, एक, दो, तीन, और ये चार चीजों की क्षति यदि होती है और ये कैसे कॉज की गई हो? अवैध रूप से कारित की गई हो। अवैध रूप से, है ना? अवैध रूप से की गई हो तो माना जाएगा कि किसी व्यक्ति को क्षति कारित हुई है। ठीक है। अगली डेफिनेशन है हमारी और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। देखिए, ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ये भी आपकी दोनों डेफिनेशन जो थी ये प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट थी। सेक्शन सब सेक्शन 14 और 13 भी आपकी इंपॉर्टेंट थी। 14 ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे 15 भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री मेंस इंटरव्यू सवाल बनता है, और ये आगे जब हम आपराधिक षड्यंत्र पढ़ेंगे तो वहां पे भी इस डेफिनेशन का बहुत रोल होगा। ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस डेफिनेशन को। देखिए, ये क्या कहता है कि इसमें दो डेफिनेशन है, एक अवैध यानी कि इलीगल, और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध यानी कि लीगली बाउंड टू डू। देखिए, अवैध शब्द प्रत्येक उस बात को लागू है जो अपराध है, या जो क्या है? विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है। विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, या जो सिविल कार्रवाइयों के लिए आधार उत्पन्न करती है, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है। तो यहां तक ये जो डेफिनेशन है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई अवैध की। और यहां से जो आपकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है वो करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है, वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है, जिसका लोप करना उसके लिए क्या है? अवैध है। लोप क्या है उसका? अवैध है। तो वो आपका क्या कहलाएगा? यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को वैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है और यदि उसका वो लोप करता है तो वो उसके लिए इलीगल होगा। इलीगल में हमें तीन चीजें हैं। देखिए, इलीगल की जब बात हो रही है इस डेफिनेशन के अनुसार, तो वहां पे तीन चीजें हैं। एक है आपका अपराध हो, ऑफेंस उसके अंतर्गत हो। दूसरा है वो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो। और जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार दे। अवैध क्या मानेंगे? यदि कोई एक्ट जो है ऑफेंस है और उसके अगेंस्ट में जाके आप करते हो, ऑफेंस है वो, और उस एक्ट को करते हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका अवैध कहलाएगा। ठीक है। या आप कोई ऐसा एक्ट करते हो जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, तो वो भी इलीगल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि हिंदू विवाह अधिनियम हम पढ़ते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम। तो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत क्या है? सपिंड और सगोत्र विवाह को क्या है? प्रतिषिद्ध किया गया है, यानी कि उसको प्रोहिबिट किया गया है। यदि कोई उस विवाह को करता है, अपने गोत्र में जो विवाह करता है, या सपिंड नातेदारी में कोई विवाह करता है, तो वो विवाह कैसा होता है? शून्य होता है, इलीगल होता है। यदि कोई एक्ट विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया यानी कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है,
तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके लिए कोई पनिशमेंट हो। और अपराध के लिए क्या है, वो प्रतिषिद्ध भी होता है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है, और उसके लिए पनिशमेंट होती है। जब हमने अपराध की डेफिनेशन पढ़ी थी पहली क्लास में, तो वहां पे हमने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा था। और दूसरा देखो, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध जो है, हमने इसका एग्जाम्पल देखा कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत सपिंड और सगोत्र नातेदारी में जो विवाह करना है उसको प्रतिषिद्ध किया गया है। हालांकि उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन उसको रोका गया है और वो इलीगल है। और तीसरा है अवैध के अंतर्गत, यदि आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो आपको सिविल कार्रवाई का आधार दे दे, तो आपका एक्ट कैसा कहलाएगा, इलीगल। देखिए, यदि आपने कोई गाड़ी खरीदी या कोई सामान खरीदा है, आपने इलेक्ट्रॉनिक सामान, उसमें यदि मैन्युफैक्चरर कोई डिफेक्ट है और आप कंपनी ने आपको उसकी वारंटी दी है, और यदि वो उसको ठीक नहीं करते हैं, वारंटी दी है और वारंटी में उसको ठीक नहीं करते हैं, तो वो उनका एक्ट आपको क्या दे रहा है, तो आप उनके अगेंस्ट कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि सिविल रेमेडीज आप उसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं, यानी कि आप सूट उनके अगेंस्ट में फाइल कर सकते हैं कंपनसेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपका ऐसा कोई भी एक्ट जो है सिविल कार्रवाई के लिए आधार देता है, तो वो आपका इलीगल माना जाएगा। ठीक है, तो इलीगल में ये तीन चीजें आती हैं, इलीगल को बहुत अच्छे से समझ के रखिएगा। ठीक है, और अब दूसरा है, हमने इसमें एक और चीज पढ़ी कि करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कौन है। देखो, करने के लिए वैध रूप से आबद्ध यानी कि लीगली बाउंड टू डू, लोप करना उसके लिए अवैध हो जाए, यानी कि जो किसी कार्य को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होना चाहिए वो, और यदि उसका वो लोप करता है तो उसके लिए इलीगल माना जाएगा। जैसे कि एक जेलर है, यदि वो कैदी के खाना देना उसकी ड्यूटी है, क्या है, एक जेलर है, कौन, जेलर, उसकी ड्यूटी क्या है कि वो कैदियों को खाना और अन्य सुविधाएं दे। किनको, कैदियों को। यदि वो इसकी उपेक्षा करेगा यानी कि लोप करेगा, तो वो क्या है, इलीगल हो जाएगा उसका एक्ट। तो सीधी सी बात है, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, तब माना जाएगा जब वो यदि उस एक्ट का लोप कर देगा तो वो इलीगल में आ जाएगा, यानी कि या तो वो ऑफेंस हो जाएगा। इलीगल से मतलब तीन चीजें, ऑफेंस, या प्रोहिबिटेड बाय लॉ होगा, या सिविल कार्रवाइयों के लिए आधार देगा। ठीक है, इन तीन चीज में चला जाएगा वो, इलीगल होगा तो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगली डेफिनेशन है हमारी सेक्शन 2 के सबसेक्शन 17। देखो, सबसेक्शन 17 के अंतर्गत जीवन को डिफाइन किया गया है। किसको, जीवन में, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो तो किसी मानव का जीवन अभिप्रेत है। ठीक है, डेथ भी हमने देखी थी कि ह्यूमन बीइंग की होगी, और लाइफ भी किसकी होगी, ह्यूमन बीइंग की, जब तक कि जो कॉन्ट्ररी ना हो, जो कॉन्टेक्स्ट यूज किया गया है इसको, तब तक कि उसके कॉन्ट्ररी ना हो, यानी कि उसके विरुद्ध कोई बात नहीं हो, तब तक हम जीवन से मानव जीवन को समझेंगे। ठीक है, और अगली डेफिनेशन है स्थानीय विधि यानी कि लोकल लॉ की। सबसेक्शन 18 के अंतर्गत है हमारी लोकल लॉ की डेफिनेशन। देखिए, लोकल लॉ एक ऐसी विधि अभिप्रेत है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को लागू होती है। ठीक है, जैसे स्टेट के जो भी जितने भी लॉ होते हैं, स्टेट के जो भी लॉ होते हैं हमारे, स्टेट के लॉ है या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कोई लॉ है, यदि वो किसी लोग किसी एक क्षेत्र विशेष में लागू होती है तो वो आपकी क्या है, स्थानीय विधि कहलाती है। जैसे कि एमपीएलआरसी है, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल है, ठीक है, और राजस्थान रेंट कंट्रोल है। राजस्थान रेंट कंट्रोल है, राजस्थान एलआरसी है, राजस्थान एक्साइज एक्ट है। तो इस तरीके से जो किसी स्थानीय क्षेत्र में लागू होती हैं, उन्हें जो विशिष्ट भाग में लागू होती हैं, यानी कि किसके, भारत के विशिष्ट भाग में, भारत का वो विशिष्ट भाग कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आपकी लोकल लॉ आते हैं। अगली डेफिनेशन जो है हमारी सबसेक्शन 19 के अंतर्गत है, और उसकी यानी कि मैन की डेफिनेशन बताई गई है। देखो, किसी भी आयु का मानव नर अभिप्रेत है। ध्यान रखना कि किसी भी आयु का मानव नर अभिप्रेत है। मैन मीन्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज।
तो किसी भी आयु का जो पुरुष है वो क्या है, मानव नर अभिप्रेत होगा। मानव नर से मतलब वही है कि मेल व्यक्ति जो है ह्यूमन बीइंग में वो। फिर सबसेक्शन 20 जो डिफाइन करता है मास और बर्थ को, तो वो कहता है कि जहां कहीं मास शब्द यानी कि अ, इस संहिता के अंतर्गत जहां कहीं भी मंथ शब्द प्रयोग किया गया है या वर्ष शब्द यानी कि ईयर शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां ये समझा जाना है कि मास या वर्ष यानी कि मंथ और ईयर की गणना जो की जाएगी वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जाएगी। ग्रिगोरियन कैलेंडर का मतलब है कि जो हम इंग्लिश कैलेंडर जैसे बोलते हैं उसके अनुसार की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको डेफिनेशंस क्लॉज समझ आ गए होंगे। आपको यदि कोई भी डेफिनेशंस में आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आप यदि हमसे ये सारी क्लास लाइव पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से और डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो अभी फिलहाल के लिए 15 अगस्त तक यानी कि अगस्त महीने तक जो ऑफर है हमारा इंडिपेंडेंट डे का, वो हम क्रिमिनल लॉज को फ्री में पढ़ाएंगे उसके अंतर्गत। ठीक है, भले ही वो 2 महीने 3 महीने कितने भी महीने में हो, उस उन क्लास में हम जो है इन 3 लॉज को फ्री पढ़ाएंगे, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यदि आप सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो और आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमारे साथ शेयर करते हो, आपका अनुभव जो भी आपको इस वीडियो से देख के लगा या हमें कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी आगे आने वाली हैं जिन्हें हम कल की क्लास में समझेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।